Enjoy full revision course of science subject at free of cost. हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, हमने एक फुल रिवीजन कोर्स साइंस सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट किया है फॉर 10th क्लास, जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे, जिससे आप जो है अपने फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको साइंस सब्जेक्ट में। ओके तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो जो चैप्टर 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बेसिक है, अगर आप इसको ढंग से कर लेते हैं तो नेक्स्ट फर्दर चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। कई बार जेई में भी डायरेक्ट क्वेश्चन इस फर्स्ट चैप्टर से पूछ लिया जाता है। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि कैसे पता लगेगा कि कोई अभिक्रिया हुई है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन था या फिर शायद नॉट में आया था, कौन सा नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्टली रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण। तो बेसिक, तो हम इसको कुछ रियल लाइफ से थिंक करेंगे। ये एक जो है वो केमिस्ट्री पोर्शन है, साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो गर्मियों में जैसे कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, या फिर लोहे की कील को अगर आप नमी युक्त वायुमंडल में रख देते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। भोजन पक जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा देता है, हम सांस लेते हैं। ये सारी अभिक्रियाएं कैसी हैं? इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो हम अगर सभी अभिक्रियाओं को, सभी चीज़ों को एनालिसिस करें तो इससे पता चलता है कि जो प्रारंभिक वस्तु थी हमारे पास में, उसकी प्रकृति और पहचान में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाते हैं। तो पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने 9th और 8th में पढ़ा हुआ है कि कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम ये कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब हम क्रियाकलाप 1 को देखते हैं, एक्चुअली होता क्या है। तो क्रियाकलाप 1 में अगर हम देखें तो लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबी एक मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं और इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर पर इसका हम गर्म करते हैं, दहन करते हैं। ओके, तो जब हम इसका दहन करते हैं तो एक राख बनती है और इस राख को एक वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम एवन का जब दहन होता है तो जो राख बनती है वो एक्चुअली होती क्या है। तो जब हम इसका रिएक्शन देखते हैं तो जब मैग्नीशियम का दहन होता है तो ये कन्वर्ट होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो जो श्वेत चूर्ण हमें प्राप्त हो किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो सिंपली यही एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। कुछ चेंजेस होते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। आगे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट, जैसे कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो सबसे पहला चेंज होता है उसकी स्टेट में चेंज, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज, उसकी रंग में परिवर्तन यानी कि कलर में कोई चेंज, उसके गैस का उत्सर्जन या फिर तापमान में। जैसे हम देखते हैं कभी कोई रिएक्शन किसी बीकर या किसी पात्र में भी कराई जाती है तो सडनली जो उसका टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, फिर डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे कभी बहुत ठंडा हो जाता है, कभी बहुत गर्म हो जाता है पास। तो ये जो है, ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो किसके हैं कि कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो एक बार ये क्वेश्चन आया था, तो इनमें से एक उसका आंसर था। तो अब नेक्स्ट, कोई भी रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो जो रासायनिक समीकरण है वो होता क्या है? तो रासायनिक समीकरण होता है कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसको जो प्रदर्शित करने का जो तरीका है, जो इक्वेशन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है चेंज को, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के चेंज को, उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक। तो जैसे, और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। तो वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो विवरण है वो बहुत ही लंबा हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अलग अलग से लिखा तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है, रिएक्टेंट। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पाद, जो हमें रिएक्शन के बाद में मिला। तो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनसे अभिक्रिया स्टार्ट हुई। तो रासायनिक परिवर्तन, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और ऐसे पदार्थ
जो अभिक्रिया के बाद में बनते हैं या फिर एक नए पदार्थ जिसका निर्माण होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे, इसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद। तो जरूरी नहीं है मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम उत्पाद कहते हैं, कोई भी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया के पश्चात में जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, उत्पाद। नेक्स्ट क्या होता है कि शब्द समीकरण में जो अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को एक बेसिकली एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर रिएक्शन में एक एरो लगा है तो इसी एरो से दर्शाया जाता है, और जो एरो का जो हेड होता है वो प्रोडक्ट की तरफ होता है और जो एरो का टेल होता है वो रिएक्टेंट की तरफ होता है। रिएक्टेंट को यानी कि जिनसे अभिक्रिया स्टार्ट होती है उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, और इनके बीच में अगर एक से ज़्यादा है तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है। तो अब रासायनिक समीकरण को लिखना, हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं? तो शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों की परमाणु संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण कैसा है? संतुलित। और यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान जो है सेम बराबर नहीं है। किसी भी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है, यानी कि ऐसा ढांचा वो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अब बेसिकली जो संतुलित रासायनिक समीकरण होती है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? एक्चुअली जो भी रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं वो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। बिना द्रव्यमान संरक्षण के पालन किए हम किसी भी रासायनिक समीकरण को उपयोगी नहीं मान सकते, क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो किस पदार्थ में कितना दूसरा पदार्थ मिलाना है इसका हमें पता संतुलित रासायनिक समीकरण से ही चलता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। ये होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही बेसिकली द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है। तो जैसे हम एक रिएक्शन देखते हैं Zn प्लस H2SO4 कन्वर्टिंग इनटू ZnSO4 प्लस H2। तो जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करके ZnSO4 बनाता है, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो हाइड्रोजन गैस के निकलने से ये पता चलता है कि इसमें कोई अभिक्रिया संपन्न हो। तो जैसे Zn H S और O अभिकारक के परमाणु की संख्या Zn की 1 है, H की 2 है, S की 1 है और O की 4 है। और उत्पाद में अगर हम देखें तो उत्पाद में भी Zn की 1 है, S की 1 है, H की 2 है और O की 4 है। इसका मतलब ये एक बैलेंस रिएक्शन है। अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें, आयरन जब वाटर से रिएक्शन करता है तो ये Fe3O4 प्लस H2 फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है। तो जैसे इसके कई स्टेप्स हैं। चरण 1, पहले हम एक चरण को देखते हैं। तो संतुलित करने किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कई चरण हैं। चरण 1, पहला चरण क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स, जैसे बॉक्स बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन असंतुलित समीकरण में उपस्थित भिन्न तत्वों के परमाणुओं की सूची, यानी कि किस तत्व के कितने पे, जैसे Fe के अभिकारक में 1 है लेकिन उत्पाद में 3 है, H के अभिकारक में भी 2 हैं, उत्पाद में भी 2 हैं, O के इसमें 1 है, उत्पाद में 4 है। तो सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। तो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। तो Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। तो दाईं ओर ऑक्सीजन के परमाणु कितने? 4, और लेकिन लेफ्ट साइड में 1 ही है, तो हम उसके आगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से गुणा करते हैं तो H2O में 4 का अगर गुणा करते हैं तो इधर भी 4 ऑक्सीजन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है। और फिर अगर हम आयरन को संतुलित करें, जैसे ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 से H2O को गुणा कर देते हैं तो 4H2 हो जाता है। तो हम इसको H2O की होल 4 नीचे नहीं लिखेंगे, इसको
आगे ही लिखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में, जो इसके रस समीकरण में थी, गुणांक के रूप में ही 4 को लिखेंगे। उसके बाद Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, तो इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए हमें अभिकारक में अब 8 हाइड्रोजन हो गया, जबकि उत्पाद में 2 ही हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजनों को हम संतुलित करते हैं, तो इसके लिए हम जो उत्पाद में हाइड्रोजन को 4 से गुणा कर देते हैं। इसके बाद में अगर Fe को संतुलित कर देते हो तो Fe के आगे 3 लगा देते हैं। अब हम जब पूरी रिएक्शन को एनालाइज करते हैं तो सभी परमाणु संतुलित अवस्था में है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन जो आ जाती है संतुलित होने के बाद वो होती है 3Fe + 4H2 टेंड्स टू Fe3O4 + 4H2। तो ये होती है संतुलित समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर रहती है। समीकरण संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हम क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है जो हमने एक तुक्का, जस्ट कह सकते हैं कि एक तुक्का टाइप होता है। वैसे जो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की बेसिकली 2 विधियाँ होती हैं। एक तो होता है ऑक्सीकरण और अपचयन विधि, दूसरी होती है आयन पृथक्करण विधि। एक विधि होती है जिसमें हम ऑक्सीकरण और रिडक्शन के आधार पर, जो कि आप नेक्स्ट 11th में पढ़ोगे, तो भौतिक अवस्थाओं के संकेत, तो किसी भी रासायनिक समीकरण जो संतुलित होती है उसमें उनकी जो तत्वों की जो भौतिक अवस्था है उनको प्रदर्शित करना जरूरी होता है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। तो जैसे 4 अवस्थाएं होती हैं, गैस, द्रव, जलीय और ठोस अवस्था। वैसे अवस्थाएं 3 होती हैं, गैस, द्रव, ठोस, लेकिन जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको भी एक्वस से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे Cu+2H2 CH3OH, एक ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जस्ट कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन आ जाती है Cu+2H2। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के एक्सेस से क्रिया करती है तो ये मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और एक रिएक्शन 6CO2+12H2 क्लोरोफिल, ग्लूकोज के निर्माण की जो विधि है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज को में बदलने वाली जो विधि है उसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या यूज होता है? तो सिंपल क्लोरोफिल। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? एक्चुअली जो मैग्नीशियम रिबन होती हैं उस पर कुछ और जो चीज़ें, जैसे कुछ अशुद्धियाँ जो होती हैं वो लगी होती हैं। तो जो अशुद्धियाँ हैं जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गई तो मैग्नीशियम से जो ऑक्सीजन की क्रिया होगी वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो अशुद्धियाँ हैं वो पहले ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी, तो उस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। नेक्स्ट की संतुलित समीकरण, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की अगर हम रिएक्शन करें तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो बेसिकली H2 है और Cl2 है, क्योंकि ये दोनों गैसियस फेज में होते हैं। हाइड्रोजन भी गैसियस फेज में होता है और Cl2 भी गैसियस फेज में होता है। तो ये जो बनाते हैं वो HCl लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए H भी इसमें 2 हैं, Cl इसमें 2 हैं, लेकिन इस तरफ एक है, तो इसके आगे सिंपली 2 लगा देते हैं। तो ये बेसिकली इसका संतुलित समीकरण हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BaCl2, क्योंकि Ba पे +2 होता है और Cl -1 होता है। प्लस जब इसकी अभिक्रिया Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 होल थ्राइस। जब ये रिएक्शन कन्वर्ट होती है तो इससे आपको BaSO4 मिलता है और साथ में AlCl3 मिलता है। तो जो AlCl3, अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो देखो BaSO4, यहाँ पे जो Ba है वो एक है, Cl जो होता है यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे Al 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे SO4 होल थ्राइस है। तो सिंपली परमाणु की संख्या जैसे ऊपर सारणी में बनाई थी ऐसे ही बना करके और सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जैसे सोडियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन
देता है। तो ये भी सेम है, इसमें भी जैसे सोडियम है, जैसे ये वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा NaOH प्लस H2। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देगा, तो इसमें भी सिंपली सारणी बना करके इसको भी बैलेंस किया जा सकता है। तो नेक्स्ट फर्दर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला एग्जांपल है, जल में बेरियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो जो जल होता है वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में, और जो बेरियम क्लोराइड होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, क्योंकि जब सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में होता है, क्योंकि एक अवक्षेप होता है। सोडियम क्लोराइड का एक विलयन बनता है तो एक्वस सॉल्यूशन में होता है। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनाते हैं। तो NaOH वो भी एक्वस सॉल्यूशन में, और HCl वो भी एक्वस है। ये एक अम्ल की चार से अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं, तो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनता है और वाटर निकल। अब हम डिस्कस करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह की होती है। तो बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह की होती है? 4 तरह की होती है। पहला जो होता है वो होता है संयोजन अभिक्रिया, हम इसको एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है वो जल के साथ में तीव्रता से अभिक्रिया करती हुई बुझी हुई चूने का निर्माण करता है। तो CaO जो है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करती है, बनता है CaOH होल ट्वाइस और प्लस एनर्जी निकलती है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिनसे ऊष्मा निकलती है। तो इस अभिक्रिया में जो कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कुछ बेसिक एग्जांपल हैं, जैसे एक ये क्वेश्चन है जो कि बहुत आता है कि जो दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है उसके बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने की 2-3 बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, दीवारों पर चमक आ जाती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जब भी कैल्शियम जो सफ़ेदी की जाती है तो उसके 2-3 दिन बाद चमक क्यों आती है? तो उसका रीज़न एक यही है कि उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे सिंपली कुछ एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कार्बन प्लस O2 CO2 बनाते हैं, H2O2 जल का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ क्या है? ये कुछ एग्जाम्पल हैं संयोजन अभिक्रिया के। नेक्स्ट, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे प्राकृतिक गैस का जब दहन होता है, जैसे CH4 जब O2 से रिएक्ट करके CO2 प्लस 2H2O बनाता है और एनर्जी रिलीज होती है। एक मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ अगर यहाँ पे बताऊँ तो जस्ट बेसिकली अगर किसी भी कभी भी जैसे जो एल्केन होता है, जैसे C2H2N+2, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। जब भी एल्केन कभी भी ऑक्सीजन के साथ में इसका दहन होता है तो जैसे CN होता है, ये बेसिकली CN, तो जब भी किसी CN को कभी भी कोई भी अगर एल्केन है CnH2n+2, ये बेसिकली किसी भी एल्केन का फॉर्मूला होता है। जब इसको ऑक्सीजन के साथ में दहन किया जाता है तो ऑक्सीजन कितनी होती है? साथ में 3n+1 डिवाइड बाय, तो कितनी ऑक्सीजन के एटम्स लिए जाते हैं? 3n+1/2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कराई जाती है और फिक्स होता है। NCO2 बनती है और N+1 H2O बनता है। N+1 H2O वाटर का निर्माण होता है। तो ये सिंपली याद रख सकते हैं। और जैसे साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। जैसे फेरस सल्फेट है, जब वो फेरिक ऑक्साइड में टूटता है SO2 बनाता है और SO3 बनाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो एक सेकंड नंबर की रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? एक अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, इसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे CO3 जो है वो ऊष्मा लेकर CO में प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, बुझी हुई चूने और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, इसको हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। जैसे PbNO3 ऑल्टो लेड नाइट्रेट है, जब
इसको गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जस्ट सिंपली ये रिएक्शन, तो जैसे AgCl जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बेसिक क्वेश्चन जो आता है वो कई बार आ जाता है, बेसिक क्वेश्चन एक नंबर में, कि ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस रिएक्शन का यूज होता है। तो AgBr इज कन्वर्टिंग इनटू Ag प्लस Br2। एक चीज़ जो देखने को मिलती है, एनालाइज करने पर पता चलता है कि जितनी भी विभूषण अभिक्रियाएं उनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए ऊर्जा अवशोषित होती है उन सभी अभिक्रियाओं को कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब जैसे क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, तो पदार्थ का X का नाम क्या रहता है, CaOH होल ट्वाइस। जो चूना पत्थर नहीं, जो जैसे यहाँ पर गिवन है, तो भुजे हुए चूने का निर्माण किसके लिए होता है, सफ़ेदी करने के लिए भुजे हुए चूने के विलयन का उपयोग किया जाता है। जैसे ही बिना भुजे हुए चूने का उपयोग किया जाता है तो एक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, CaOH होल ट्वाइस। और जब ये रिएक्शन करता है किससे, ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, तो जब ये वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो CaOH होल ट्वाइस की वाटर के साथ में रिएक्शन लिखनी है, सिंपल। अब थर्ड नंबर जो रिएक्शन आती है वो आती है विस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो एक सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उस पर बेस्ड होती है। यानी कि जिस तत्व का जो इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन विभव होता है वो ज़्यादा होता है, वो मोर नेगेटिव होता है, वो ज़्यादा ऋणात्मक होता है, वो कम ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु को इजीली प्रतिस्थापित कर देती है। तो इसका एक सीरीज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके बेसिस पे विस्थापन अभिक्रिया। वैसे 10th लेवल में बहुत ही जस्ट सिंपल अभिक्रियाएं, केवल ये 4-5 रिएक्शंस ही हैं। जैसे Fe प्लस CuSO4, FeSO4 बनाता है, जो आयरन होता है वो ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसलिए कॉपर को वहाँ से विस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। तो जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है, तो जब इसको बाहर निकाला जाता है तो लोहे की कील पे जो है वो क्या होता है कि जो लोहा होता है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर बाहर निकाल देता है। तो जो कॉपर होता है वो जमा हो जाता है। अब जैसे विस्थापन अभिक्रिया के कुछ और रिएक्शन हैं, जैसे जिंक जो होता है वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है और वो CuSO4 को वहाँ से विस्थापित कर देता है, ऐसे ही सेम Pb। अब आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक्चुअली जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 एक्वस फॉर्म में, Na2SO4 भी एक्वस फॉर्म में, BaSO4 ये एक अवक्षेप होता है सॉलिड फॉर्म में, और NaCl वो भी एक्वस फॉर्म में होता है। तो Ba+2 और SO4-2 की क्रिया से BaSO4, तो इस अभिक्रिया में एक सफ़ेद पदार्थ का निर्माण होता है। वो बेसिकली क्या होता है, BaSO4 का अवक्षेप होता है। Ba+2 आयन और SO4-2 आयन की जब रिएक्शन होती है तो BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। तो एक सफ़ेद चूर्ण बनता है, वो Ba+2 और SO4-2 की रिएक्शन से BaSO4 का अवक्षेप होता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। सेकंड जो आती है वो डिफरेंस होता है उपचयन और अपचयन का। तो उपचयन, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काला परत चढ़ जाती है और एक काला पदार्थ क्या होता है, जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो कॉपर में ऑक्सीजन से योग से बनता है। यानी कि जब भी कॉपर, जैसे वहाँ पे अपने मैग्नीशियम का देखा था, वैसे ही कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो ये भी कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और कॉपर ऑक्साइड के ऊपर अगर हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है तो सतह की जो काली परत है वो भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें
बैकवर्ड रिएक्शन होती है और कॉपर में वो कन्वर्ट हो जाता है कॉपर ऑक्साइड। तो जो कॉपर पे जो काली परत चढ़ती है वो किसकी होती है? कॉपर ऑक्साइड की। तो जब भी कभी कोई भी तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करता है, यानी कि अगर किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। और उस तत्व का क्या होता है? ऑक्सीकरण। उस तत्व का क्या होता है? ऑक्सीकरण। और हमें उसके क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही बात होती है। और जब भी किसी तत्व में से, जैसे हम अगर इस सेकेंड रिएक्शन को देखें तो इसमें कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई और Cu में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी किसी तत्व से ऑक्सीजन निकलती है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? उस तत्व का अपचयन हुआ है, और इसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे इस अभिक्रिया में अगर देखें तो इसमें ऑक्सीजन इससे जुड़ा था, तो ये क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है, तो हम इसे क्या कहते हैं? अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? उपचयन। और जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हम इसे कहते हैं कि इसका अपचयन हुआ है। तो जो पहली वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है ऑक्सीकरण का। और ये वाला किसका एग्जाम्पल है? अपचयन का। तो इन नेक्स्ट टर्म व्हेन अगर हम देखें तो नेक्स्ट टर्म में क्या होता है कि एक्चुअली बेसिकली कई ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस। जैसे कॉपर सेकंड ऑक्साइड में अगर मैं इन दोनों इस रिएक्शन को देखता हूँ तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है? उसका अपचयन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में जो हाइड्रोजन है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हम क्या कहते हैं? हम इसको, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? इसमें दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हैं। जो कॉपर ऑक्साइड है उसका अपचयन हो रहा है और जो हाइड्रोजन है उसका अपचयन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे जेड एन में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। और जो कार्बन है इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो हम इसको क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पे MnO2 है, MnO2 MnCl2 में जा रहा है, और HCl। तो जो MnO2 है इसमें Mn की ऑक्सीकरण अवस्था O2 से MnCl2 में जा रहा है, तो Mn से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और H में जुड़ रहा है। तो ये भी क्या एक रेडॉक्स रिएक्शन है। और रेडॉक्स जो उपचयन और अपचयन है इसको हम ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर भी बताते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे 11th और फर्दर क्लासेस में। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो, तो जो आज की वीडियो है ये यहीं पे ख़त्म होती है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो होगा क्षारण।